हेलो दोस्तों, मैं रोहित वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद @p। मैं इस सेशन में बात करूंगा हिंदी से रिलेटेड समास। समास आपके यूपी के जितने भी पेपर होते हैं राज्य स्तर वाले, उन सभी एग्ज़ामों में पूछा जाएगा समास। जैसे कि यूपी SSSC पेट और सेंट्रल में जीडी कांस्टेबल, यूपीएसआई आज जो एग्ज़ाम हैं उनमें आपको बहुत ही सहायता प्रदान करेगा समास। इस सेशन में बात करेंगे समास के विषय में। समास का विलोम होता है व्यास। व्यास समास का उल्टा होता है और इसका अर्थ होता है समास का संक्षिप्त या संक्षेप। संक्षेप का अर्थ होता है छोटा होना। तो आप लोग ये सिर्फ याद रखेंगे, समास का अगर पूछा जाए अर्थ आपसे तो सिर्फ छोटा होना। छोटे बच्चे जैसे कि 9th और 10th वाले हैं, उन क्लासों में भी पूछा जाता है, तो वो सिर्फ छोटा याद रखें, छोटा होना। परिभाषा क्या होगी इसकी? परिभाषा होगी 2 या 2 से अधिक पदों के समाहार को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के समाहार को समास कहते हैं। समास के प्रकार, समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, जिसमें प्रथम पद अव्यय और अव्यय या प्रधान तथा दूसरा पद गौण होता है। गौण का अर्थ होता है अप्रधान। गौण का अर्थ क्या होता है? अप्रधान। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद अप्रधान होता है। तीसरा समास होगा कर्मधारय समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान या फिर एक विशेषण और एक विशेष से होता है। चौथा समास होगा आपका द्वंद्व समास, जिसमें सभी या दोनों पद प्रधान होते हैं। पांचवा समास होता है द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद प्रधान होता है। छठा समास जो हमारा होगा बहुब्रीहि समास, जिसमें दोनों या कोई पद इसमें प्रधान नहीं होता है। इस समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो इसी तरह से हम सीरियल वाइज से एक एक को पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। पहला समास है अव्ययीभाव समास। इस समास को पहचानने के लिए प्रथम पद का उपसर्ग होना जरूरी है। अक्सर इस समास में जब भी कोई समासिक पद दिया होगा, उसमें पहला पद जो होगा, पहला मतलब प्रथम पद जो होगा वो उपसर्ग होगा। इन उपसर्गों में से कौन कौन से उपसर्ग अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं? वो उपसर्ग आपके होंगे प्रति, अभि, आ, यथा, उप, अधि, प्र, आ, दुर, अन, बे आदि उपसर्ग होंगे। ठीक, इन शब्दों को याद रखेंगे अच्छी तरीके से। और अगर ये प्रथम अर्थात शुरुआत में अगर लगे हुए हैं, ठीक, तो आप सीधे किसी और तरफ नहीं ध्यान देना है, सिर्फ अव्ययीभाव समास की तरफ ही ध्यान देना है। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे कि प्रत्येक हुआ, और भी शब्द हैं जैसे प्र से प्रति से प्रतिदिन हुआ, यथा से यथा शक्ति हुआ। अन्य भी शब्द होंगे जैसे कि आजीवन होगा। इसी प्रकार से अकाल, आ से अकाल हो जाएगा। दुर से दुरावस्था या फिर दुर्जन। इसी प्रकार से अन से होंगे अनमोल और अनिष्ट। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो सारे शब्द अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक, बे से जैसे कि बेकार, ऐसे अगर शब्द आते हैं तो वो सारे शब्द अव्ययीभाव समास होंगे। इसके साथ साथ कुछ अन्य शब्द भी होंगे, उनको आपको रटना पड़ेगा या फिर उन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि बारंबारता होता है एक शब्द, बारंबारता होता है, बारंबार होता है, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे। इसके साथ साथ पल पल,
पल पल होता है। बीचों बीच एक शब्द होता है, बीचों बीच एक शब्द होता है, भरपेट, भरपेट। अगर ऐसे शब्द आते हैं आपके एग्जाम में तो आप सिर्फ अव्ययी भाव समास को ही फॉलो करेंगे। दूसरे नंबर का जो समास है हमारा, इसका अर्थ ये समास है द्वंद्व समास। इसका अर्थ होता है युद्ध। द्वंद्व का अर्थ होता है युद्ध। इस समास में क्या होता है, इस समास में दो या सभी पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। जितने भी पद होंगे वो सारे पद कैसे होंगे, प्रधान होंगे। इसको पहचानने के लिए सिर्फ हमें इतना याद रखना होता है कि इसमें योजक चिन्ह पाया जाता है। इस समास में मध्य में जो है वो क्या पाया जाता है, योजक चिन्ह पाया जाता है। इसमें योजक चिन्ह की जगह पर और, तथा, या, व, अथवा, एवं आदि जो शब्द हैं ये छिपे रहते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, इसमें विलोम शब्द दिए गए होते हैं या फिर स्त्रीलिंग के साथ पुल्लिंग लगा होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए समझेंगे हम, जैसे कि देवासुर। देवासुर में क्या है, देवासुर को अगर हम तोड़ेंगे बीच से तो क्या टूटेगा, देव और असुर। तो इसमें क्या है, पर्यायवाची विलोम शब्द जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इसमें विलोम शब्द होने के कारण ये कौन सा समास होगा, इसमें द्वंद्व समास होगा। इसी तरह अगला शब्द हम जैसे कि देखेंगे, सत्या सत्य। अगर सत्या सत्य है तो उसमें भी कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। धर्माधर्म, अगर धर्माधर्म अगर ये शब्द आता है तो ये भी कौन सा समास होगा, इसमें द्वंद्व समास होगा। क्योंकि अगर इसको हम बीच से तोड़ेंगे तो इसमें धर्म और अधर्म तोड़ेंगे। ठीक, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। क्योंकि दोनों तोड़ने के बाद एक दूसरे के विलोम निकलते हैं। जैसे कि सीताराम होगा, सीताराम। इसी प्रकार से राधे राधे श्याम, गौरी शंकर, जय पराजय, यश अपयश। एक शब्द होता है धनुर्वाण, धनुर्वाण होता है। धनुर्वाण जो होता है इसमें भी द्वंद्व समास होता है। एक शब्द होता है दंपति, दंपति में भी द्वंद्व समास होता है। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो इसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, अगर इसमें विलोम शब्द आते हैं, अगर कोई एक शब्द दिया गया है और कोई पद दिया गया है, अगर उसमें विलोम शब्द आ रहे हैं, ठीक, तो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। या फिर स्त्रीलिंग के साथ पुल्लिंग जुड़ा होगा, जैसे कि माता और पिता, भाई बहन। अगर ऐसे शब्द आते हैं या पद आते हैं, ठीक, तो उसमें द्वंद्व समास होगा। या फिर आप इसको समास विग्रह करके तोड़ के बीच से और, तथा, या, व, अथवा, एवं ऐसे शब्द बीच में लगा के अलग करके देखें। अगर ऐसे शब्द बीच में लग रहे हैं तो उसमें द्वंद्व समास होगा। अगला समास हमारा जो है वो हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। नंबर 3 पर तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, इसका प्रथम पद जो होता है गौण, गौण का भी हमने अर्थ बताया है, क्या होता है, अप्रधान, तथा उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। और इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह कौन कौन से कारक चिन्ह का इसमें लोप होता है, का, की, के, में, पे, पर, से, के द्वारा, के लिए आदि। अगर ऐसे कारक चिन्ह आते हैं तो उसमें तत्पुरुष समास होगा। किसी भी पद में अगर ऐसे कारक चिन्ह आते हैं, ये जो दिए गए हैं, का, की, के, में, पे, पर, से, के द्वारा, के लिए, अगर ऐसे शब्द अगर किसी में आते हैं तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। उदाहरण के लिए आप लोग देखेंगे, जैसे कि गंगा जल। गंगा जल का जब आप समास विग्रह करेंगे, ठीक, तो इसमें करेंगे गंगा का जल, तो इसमें कारक चिन्ह कौन सा आएगा, का जो है वो कारक चिन्ह आएगा, गंगा का जल। अगला शब्द देखना चाहेंगे, जैसे कि
एक शब्द होता है रसोई, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। रसोई, रसोई घर। रसोई घर का समास विग्रह क्या होता है? रसोई घर का समास विग्रह होता है रसोई के लिए घर। तो इसमें कारक चिन्ह कौन सा आएगा? के। कारक चिन्ह कौन सा आएगा इसमें? इसमें कारक चिन्ह आएगा के लिए, रसोई के लिए घर। तो इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। और एक शब्द ऐसे होता है देश भक्ति। देशभक्ति, देशभक्ति का समास विग्रह जब करेंगे तो इसमें समास विग्रह इसका करेंगे देश के लिए भक्ति। इसमें भी कौन सा कारक चिन्ह आएगा? के लिए आएगा। इसी प्रकार से जलमग्न एक शब्द होता है, जलमग्न। जलमग्न का जब समास विग्रह करेंगे तो करेंगे जल में मग्न। तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह आएगा? में आएगा, जल में मग्न। तो इसी प्रकार से इसमें भी कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। एक और शब्द आपको बताते हैं, जैसे कि लिखा है आप बीती। आप बीती, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह क्या होगा इसका? आप पर बीती। जो आप पर बीती, ठीक, उसी का एक शब्द होता है आप बीती, ठीक। तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह आया है? पर। आप पर बीती। तो इसमें भी कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार से एक शब्द होता है स्वर्गवास। स्वर्गवास, स्वर्गवास का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? स्वर्ग के लिए वास, या इसमें स्वर्ग के लिए वास या स्वर्ग में वास, ये भी हो सकता है समास विग्रह इसका। तो इसमें भी कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। अगला जो समास है वो कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में क्या होता है? जिसका एक पद विशेषण तथा एक पद विशेष्य हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। क्या ध्यान रखना है आपको? विशेषण और विशेष, जिसका एक पद क्या होगा? विशेषण होगा, और एक पद क्या होगा? विशेष्य होगा। जैसे कि नीलकंठ होता है, नीलकंठ, नीलकंठ होता है। नीलकंठ, नीला एक क्या है? एक विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा? कंठ। कंठ कैसा है? नीला है। तो नीला कंठ है, इसलिए इसमें कंठ की विशेषता कौन शब्द बता रहा है? नीला। नील जो है, नीला कैसे, कंठ जो है वो किस कलर का है? नीले कलर का है। इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण होते हैं, विशेषण होते हैं जिससे विशेषता बताई जाए। जिससे विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। तो समझ गए आप, विशेषण किसे कहते हैं? जिससे विशेषता बताई जाए। इस यहाँ पर कंठ की किससे विशेषता बताई जा रही है? नीले से विशेषता बताई है। कंठ कैसा है? नीला है। तो नीला क्या है? यहाँ पर विशेषण है। और विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए। किसकी विशेषता बताई जा रही है? कंठ की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा, ठीक। नीला क्या है? विशेषण है। कंठ क्या है? विशेष्य है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण आप देखेंगे। अगला उदाहरण होगा पीताम्बर। पीताम्बर होता है, पीताम्बर, अंबर मीन्स होता है कपड़ा, वस्त्र, और पीत मतलब पीला। वस्त्र कैसा है? पीला है, ठीक। तो यहाँ अंबर का अर्थ होता है वस्त्र,
तो वस्त्र की विशेषता कौन बता रहा है? पीला। पीत मतलब पीला। तो पीला किसकी विशेषता बता रहा है? अंबर की। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। आगे श्वेतांबर। एक शब्द होता है दही बड़ा। दही बड़ा काफ़ी शब्द चर्चित में रहता है और इसमें अक्सर लोग गलत कर देते हैं। तो दही बड़ा जो है, इसमें भी विशेषण और विशेषण और विशेष्य है। इसमें विशेष्य क्या है? बड़ा है। और विशेषण क्या है? दही है। दही जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? बड़े की, बड़ा की विशेषता, जो बड़ा है। तो इसे यहाँ पर समास विग्रह करेंगे जब, तो क्या करेंगे? दही में बड़ा। और इसी प्रकार इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ शब्द याद रखेंगे। अगर किसी शब्द के आगे सर्व और परम और महा अगर ऐसे शब्द लगे हैं तो आप निश्चिंत होकर उन किसको फॉलो करेंगे? किसको वरीयता देंगे? कर्मधारय को देंगे। ठीक। अगर किसी शब्द में पहले प्रथम अगर स्थान पे दिया गया है सर्व, परम, महा, अगर ऐसे शब्द जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। सर्व से जैसे कि सर्वज्ञानी होता है, परम से जैसे कि परमात्मा होता है, और महा से जैसे महात्मा होता है। इसी प्रकार से ऐसे शब्द बनते हैं। अगर यदि रूपक अलंकार भी कहीं पर आता है तो उसमें भी कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट अगले समास को पढ़ते हैं। अगला समास आपका है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है? जिसका प्रथम पद संख्यावाची या फिर अप्रधान होता है, और उत्तर मतलब बाद वाला जो पद होगा वो क्या होगा? प्रधान होगा। बाद वाला पद कैसा होगा? प्रधान होगा। और अगर ऐसा है, ऐसी स्थिति है, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। इसी प्रकार से इसके उदाहरण जो हैं संख्यावाची, आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, आप कहीं और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ इतना याद रखना कि प्रथम पद जो है, पहला, प्रथम मतलब पहला जो पद है वो कैसा होना चाहिए? संख्यावाची। संख्या की बात करेगा। जैसे कि दोपहर, दोपहर, दोपहर की बात की गई। कितने पहरों की बात की गई? दो। तो यहाँ पर संख्या आई है, तो इसीलिए इसी कारण ये कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। इसी प्रकार से एक शब्द होता है त्रिशूल। त्रिशूल, त्रिशूल। अन्य शब्द भी हैं, चौराहा, चौराहा। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना कि पहला पद जो है वो संख्यावाची। इसी प्रकार से पंचवटी होता है, नवरत्न होता है, चारपाई होता है, दशानन होता है। अगर ऐसे शब्द हैं तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। तिरंगा होता है, अष्टाध्यायी होता है, पंचतंत्र होता है। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर सिर्फ कौन सा समास होगा? सिर्फ द्विगु समास होगा। आगे अब अगला समास पढ़ेंगे, बहुव्रीहि समास, जो आपका लास्ट का समास है। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिसके दोनों पद अप्रधान हों या संयुक्त पद किसी अन्य पद की विशेषता बताए, बहुव्रीहि समास होता है। इसमें दोनों पद, जितने भी पद दिए गए होंगे, इसमें वो सब कैसे होंगे? अप्रधान होंगे, किसी अन्य पद की विशेषता बताएगा। उसका कोई प्रधान, कोई और अन्य पद जो होगा वो प्रधान होगा। जैसे कि एक शब्द अभी हमने कर्मधारय में बताया था, पीताम्बर। पीताम्बर, यहाँ पर अगर पीताम्बर आता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अगर उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, कर्मधारय भी दिया गया है और बहुव्रीहि भी दिया गया, तो उसमें आप बहुव्रीहि सिर्फ लगाएंगे। क्योंकि अगर दोनों समास दिए गए हैं और अगर ऐसा शब्द पूछा जाता है पीताम्बर, तो आप सिर्फ बहुव्रीहि समास को वरीयता देंगे। पीताम्बर, अभी हमने बताया पीताम्बर, अंबर मतलब वस्त्र होता है, पीत मतलब पीला, जिसके पीले हों वस्त्र। और पीले वस्त्र किसके होते हैं? विष्णु भगवान के। अर्थात ये शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? विष्णु भगवान की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर किसी अन्य की विशेषता बताई गई है। ठीक। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। इसी प्रकार से
एक और शब्द होता है लंबोदर। लंबोदर, लंबोदर उदर होता है, लंब मतलब लंबा, उदर, उदर लंबा किसका होता है? गणेश जी का होता है। तो यहाँ पर लंबोदर जो शब्द है ये किसी अन्य की विशेषता बता रहा है, और किसकी विशेषता बता रहा है? गणेश जी की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। इसी प्रकार से अगर दशानन दिया गया है, दशानन, अगर दशानन शब्द दिया गया है तो यहाँ पर समास अगर द्विगु भी दिया गया, क्योंकि देखिए 10 यहाँ पर संख्या आई है, और बहुब्रीहि भी दिया गया है, तो इसमें बहुब्रीहि को ही फॉलो करेंगे सिर्फ, ठीक। क्योंकि दशानन किसका पर्यायवाची होता है? दशानन होता है रावण का पर्यायवाची, क्योंकि ये किसी तीसरे पद की विशेषता बता रहा है, और वो पद कौन सा है? रावण। किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता बता रहा है शब्द, ठीक, दशानन। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। और इसी प्रकार से समास हैं, चंद्रमौली हो गया, चंद्रमौल, मौल मीन्स होता है मस्तिष्क, चंद्र मीन्स चंद्रमा, और जिसके मस्तिष्क पर चंद्रमा हो। किसके मस्तिष्क पे चंद्रमा होता है? भगवान शिव के मस्तिष्क पे चंद्रमा होता है, इसीलिए किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, ठीक। इसी के आधार पर इस कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुब्रीहि सही होगा, ठीक। इसी प्रकार इसमें कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। और इसमें एक चीज़ विशेष तौर पे याद रखेंगे, इसको बहुब्रीहि को पढ़ते समय आपको ऐसे ही रट जाएगा। इसमें इतना याद रखना है कि पर्यायवाची शब्द ध्यान रखना है आपको। पर्यायवाची शब्द इतना आपको याद रखना है। बहुब्रीहि समास में अगर कोई शब्द दिया गया है तो हम इतना देखेंगे कि वो किसी का पर्यायवाची तो नहीं है। अगर वो किसी का पर्यायवाची है, और वो पर्यायवाची भी किसी विशेष का है, ठीक, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, ठीक। यहीं पर अंत में हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगले दिन मिलेंगे। गुड बाय।